हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। कल हम लोग जीवाणु पढ़े थे, जीवाणु से पढ़े थे, उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए आप बताइएगा कि जीवाणु की खोज कौन किया था। लेवेनहॉक। ल्यूमेनहॉक। और जीवाणु के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? लेवेनहॉक को ल्यूमेनहॉक को। और जीवाणु का नाम कौन दिया था, नामकरण कौन किया था? ई है। एहरेनबर्ग। हाँ, बर्ग। जीवाणु का खोज किया था ल्यूमेनहॉक। लेवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान का पिता भी ल्यूमेनहॉक लेवेनहॉक का, का लेकिन इसका नामकरण किया था एहरेनबर्ग। एहरेनबर्ग। लग रहा है कि आज ज्यादा खा के आ गए हैं, आवाज तेज निकल रहा आज है। आगे बताइए। आज इलाज प्रे- करा लिए हैं ना, तो आज थोड़ा मनोबल में है। अब आपको बताना है कि रोग का जन्म सिद्धांत कौन सा वैज्ञानिक दिया है? रोग का जन्म सिद्धांत ई है आपको। रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट रॉबर्ट कोच। हाँ, टीका का प्रथम टीका का खोज यही किया था रॉबर्ट कोच। रोग का जन्म सिद्धांत दिया था रॉबर्ट कोच। आपको बताना है कि कॉलरा में जीवाणु का खोज कौन किया था? रॉबर्ट कोच। और तपेदिक जीवाणु का खोज रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच। अब आपको बताना है कि रेबीज के टीका की खोज कौन किया था? रेबीज। रेबी रेबीज का आप यही किया था। लुई पास्चर। लुई पास्चर। अच्छा। और दूध के पश्चुराइजेशन के खोज लुई पास्चर। लुई पास्चर। अब आपको बताना है कि मुख्यतः आकृति के आधार पर जीवाणु को कई भागों में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? तो चार भाग चार में। भाग। छड़ाकार या बेसिलस आकार का, गोलाकार। या कोकस आकार का, कोमा आकार का, सर्पिलाकार का। सर्पिलाकार। गोलाकार। कोमाकार। छद्मनाकार। अब आपको बताना है कि विब्रिया कोलेरी जो है जीवाणु है, इसका आकार कैसा होता है? बिबिरिया कोलेरी गोलाकार है। कोमा के आकार का, कोमा का। इंग्लिश में जो कोमा रहता है उस आकार का होता है। अब आपको बताना है कि दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए कौन से विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं? पास्चुराइजेशन। आपको बताना है कि पास्चराइजेशन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। दो प्रकार का। पहला कौन सा है? लो हीटिंग प्रेशर। लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। हाँ। और दूसरा होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। हाँ, शॉर्ट तो लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में दूध को 62 डिग्री 62.8 डिग्री पर 30 मिनट। और हाई टेम्परेचर वाला 72 डिग्री 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। अब आपको बताना है कि वायुमंडल का नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सा बैक्टीरिया करता है? ये है एजोटो फैक्टर है का। साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। आपको बताना है कि एनेबीना और नॉस्टॉक किस बैक्टीरिया के कैटेगरी में आता है? एजोटोबैक्टर। साइनोबैक्टर। साइनोबैक्टर। एनेबीना और नॉन स्टॉक साइनोबैक्टीरिया है, जो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। अब आपको बताना है कि राइजोबियम किस जाति का जीवाणु है? राइजोबियम बोला था। ये ल्यूमिनेसी जाति का है। और ब्रेंडी राइजोबियम भी ल्यूमिनेसी का है, जो कि पेड़ पौधों के जड़ में पाया जाता है। तो जड़ में पाया जाता है। तो इसका काम कौन सा काम करता है जड़ में पाके? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अब आपको बताना है कि कौन सा जीवाणु स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करता है और मिट्टी के अंदर जो भी वायु रहता है उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। मिट्टी में कौन सा रहता है? कौन है? एक जो वेक्टर रहता है, ये जो एस्पाइरिलीम रहता है, और क्लोस्ट्रिडियम रहता है। क्लोस्ट्रिडियम 3 गुण रहता है मिट्टी के अंदर में, जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। एक जो वेक्टर, ये जो एस्पाइरिलीम, एगो क्लोस्ट्रिडियम। अब आपको बताना है कि चर्म उद्योग में चमड़े से बाल हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नहीं है। जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग टैनिंग या कमाना कहते हैं। इंग्लिश में टैनिंग, हिंदी में कमाना। आपको बताना है कि अचार, मुरब्बे, शरबत को शक्कर की गड़ी, चाशनी या अधिक नमक में रखते हैं। मतलब ऐसा क्यों करते हैं? जीवाणु को अवशोषित करके मार देता है, नहीं उत्पन्न हो पाता है उसमें।
हाँ वही, हाँ। जैसे ही जीवाणु संक्रमण होता है तो उसका जो जीव द्रव्य संकुचन होता है उसमें मिलकर और नष्ट हो जाता है। इसलिए जो अचार मुरब्बा बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होता है। अब आपको बताना है कि शीत संग्रहागार कोल्ड, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज, मतलब तापमान कितना से कितना तक रहता है? -10 से -18 डिग्री। अब आपको बताना है कि ब्रायोफाइटा के लगभग कितनी जातियां पाई जाती है? इसका तो 25,000 है। अब आपको बताना है कि ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम उत्तक मतलब रहता है या नहीं रहता है? रहता है। ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम उत्तक जो है नहीं रहता है, इसमें उसका अभाव रहता है। अच्छा। अब आपको बताना है कि ब्रायोफाइटा वनस्पति को हम लोग किस वर्ग में रखते हैं, जिसमें जलचर, उभयचर या ब्रायोफाइटा जलचर है, उभयचर है, एम्फीबिया है, एम्फीबिया दोनों में रहेगा। ब्रायोफाइटा का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? तो मृदा अपरदन को रोकने में करते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ब्रायोफाइटा है जो अपने भार से लगभग 18 गुना अधिक पानी सोख लेता है? ये है आपको स्फेगनम। जो माली अपने पौधों को सूखने से बचाने के लिए क्या करता है, इसमें पानी सुखवा लेता है, जो भी पौधा उखाड़ के लेके जाता है उसके जड़ में इसको रख देता है। स्फेगनम मॉस का और बताइए किस रूप में प्रयोग करते हैं? स्फेगनम मॉस ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। स्फेगनम मॉस का प्रयोग हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं। अब आपको बताना है कि टेरिडोफाइट जो होता है प्रायः कहाँ पाया जाता है, किस जगह पे, किस तरह के जगह पे पाया जाता है? टेरिडोफाइट आपको मरुभूमि है क्या? नमी छायादार स्थलों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिक पाए जाते हैं। अब आपको बताना है कि इसके पौधों का मतलब पौधे का शरीर मतलब जड़, तना, शाखा तथा पत्तियों में विभेदित रहता है। तो आपको बताना है कि टेरिडोफाइट का जो तना रहता है किस रूप में रहता है? तना उसका मतलब रहता है किस रूप में रहता है? राइजोम के रूप में रहता है। टेरिडोफाइट का पूछता है कि टेरिडोफाइट का तना जो होता है किस रूप में रहता है? तो राइजोम के रूप में रहता है। आपको बताना है कि टेरिडोफाइट जो होता है ये पौधे बीजाणु जनक होते हैं तथा इनकी जनन की क्रिया जो होती है बीजाणुओं के द्वारा होती है। तो पूछता है कि टेरिडोफाइट का जनन किसके द्वारा होती है? तो आप डायरेक्ट मारिएगा कि इसका जनन बीजाणुओं के द्वारा होती है। अब आपको बताना है कि टेरिडोफाइट में फ्लोएम और जाइलम उत्तक होता है कि नहीं होता है? होता है लेकिन पूर्ण विकसित नहीं होता है, इसमें होता है। अब आपको बताना है कि जो पुष्पोभिद या फूल वाला पौधा है उसको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 2 भाग। 2 भाग में कौन कौन सा है? पुष्पीय और पुष्पीय, नग्न बीजी और आवृत बीजी। हाँ। तो आपको बताना है कि नग्न बीजी का पौधा किस तरह का रहता है? जिसमें तना फूल, हाँ, वृक्ष, झाड़ी, आरोही रूप में रहता है। पौधे का मतलब काष्ठीय रहता है, बहुवर्षीय और लंबे समय तक जीता है। इसमें जड़ जो है मुसल जड़ होती है, नग्न बीजी में मुसल जड़ होती है। अब आपको बताना है कि नग्न बीजी में परागण किसके द्वारा होता है? हवा द्वारा। हाँ, वायु द्वारा होता है। नग्न बीजी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो मरुदभिद के नाम से भी जानते हैं इसको। अब आपको बताना है कि वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया। सही बात है। किस में आता है? तो नग्न बीजी में आता है। अब आपको बताना है कि कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से किस पौधे सिकोया को जानते हैं? सबसे छोटा अनामृत बीजी पौधा कौन सा है? जैमिया पिग्मिया। अब आपको बताना है कि जीवित जीवाश्म कौन कौन सा है? जीवित जीवाश्म कौन कौन है? साइकस है, जिंगो बाइलोवा है और मेटासिकोया है। जीवित जीवाश्म पूछता है, ऐसे पौधा का नाम दे देता है, बताइए साइकस क्या है, तो आपको जीवित जीवाश्म मारना है। अगर मान लीजिए जिंगो बाइलोवा दिया है तो पूछता है कि कौन सा पौधा है, तो जीवित जीवाश्म है। और मेटासिकोया भी क्या है? जीवित जीवाश्म है। अब आपको बताना है कि मेडन हेयर ट्री के उपनाम से
किस पौधा को जानते हैं? मेडन हेयर ट्री। पूछता है कि मेडन हेयर ट्री इसमें से कौन है, किसको जानते हैं? 4 गो ऑप्शन देता है। कौन है? तो जिंगो बाइलोवा को हम लोग मेडन हेयर ट्री कहते हैं। अब आपको बताना है कि सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? सबसे बड़ा साइकस का। अब आपको बताना है कि किस पौधे का परागण जब शुरू होता है तो पीले बादल के रूप में चारों तरफ बन जाता है? उसका है पाइनस। पाइनस ऊपर फूल उसका छितरा जाता है। अब आपको बताना है कि समुंदाना जो बनाया जाता है किस पौधे से निकालकर बनाया जाता है? साइकस से। साइकस के तनों से मंड निकालकर समुंदाना उस बनाया जाता है। अब आपको बताना है कि सागोपाम किस पौधे को कहते हैं हम लोग? किसको कहते हैं सागोपाम? सागोपाम कहते हैं हम लोग साइकस को। साइकस के तनों से मंड निकालकर समुंदाना बनाया जाता है, इसीलिए उसको हम लोग सागोपाम कहते हैं। और साइकस का एक और नाम था कोस्ट रेड बुल ऑफ कैलिफोर्निया। अब आपको बताना है कि चीड़ का पेड़ से कौन सा तेल निकाला जाता है? तरपीन का। देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल निकाला जाता है? सेड्रस का तेल। और आपको बताना है कि सेड्स कास्ट तेल किस पेड़ से निकाला जाता है? जूनिपेरस। अब आपको बताना है कि सिकोया का जो लकड़ी होता है उसका उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? लकड़ी के रूप में करते हैं, फर्नीचर बनाने में। देवदार का भी फर्नीचर बनाने में, और चीड़ का लकड़ी होता है उसको भी फर्नीचर बनाने में। अब आपको बताना है कि चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में जीवाणुओं द्वारा जो काम लाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम कौन आता है? टैनिंग। अब आपको बताना है कि कुछ शंकुधारी जो पौधे होते हैं उनसे रेजिन निकाला जाता है। हम लोग रेजिन का प्रयोग किस रूप में करते हैं? स्याही के रूप में। रेजिन का प्रयोग हम लोग बर्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में करते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं आवृत बीजी। तो आपको बताना है कि आवृत बीजी में इनके पौधे में क्या क्या पाया जाता है? तो जड़, पत्ती, फूल, फल और बीज सभी पूर्ण विकसित रहते हैं। आवृत बीजी का। अब आपको बताना है कि आवृत बीजी को हम लोग बीज पत्रों के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित करते हैं? 2। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब आपको बताना है कि एक बीजपत्री क्या होता है? जिसमें एक बीज होता है, सिर्फ जिसके बीज में सिर्फ एक बीज होगा उसको एक बीजपत्री कहेंगे। तो आपको बताना है कि लहसुन जो होता है एक बीजपत्री है और फूल लिलिएसी में। हाँ। प्याज बताइए किस कुल में आता है? लिलिएसी में आता है। बाजरा आपको बताना है कि किस कुल में आता है? बाजरा का कुल है ग्रेमिनेसी। अनाज हो गया तो ग्रेमिनेसी। अब आपको बताना है कि बाजरा जो है मतलब एक बीजपत्री है। अब आपको बताना है कि चावल जो है किस कुल में आता है? ग्रेमिनेसी। गन्ना? ग्रेमिनेसी। बांस किस कुल में आता है? ग्रेमिनेसी। और खजूर किस कुल में आता है? तो दूसरा में आएगा पाल्मी। नारियल? पाल्मी। गेहूं? ग्रेमिनेसी। मक्का? ग्रेमिनेसी। ताड़ किस में आता है? पाल्मी। जिसमें मतलब ताड़ वाला चीज, ताड़ टाइप का जो लंबा होगा, जैसे में नारियल भी का पेड़ एक जैसा होता है, खजूर सब, सुपारी का भी ताड़, नारियल, खजूर एक जैसा पेड़ होता है, तो सब पाल्मी आता है। खजूर से हम लोग मतलब तेल भी निकालते हैं जिसको हम लोग पाल्म ऑयल भी कहते हैं। और ग्रेनेसी में आता है जो अनाज है, जितना भी लगभग अनाज ग्रेनेसी में आता है, जैसे में गेहूं है, मक्का है, गन्ना है, चावल है, ज्वार है, बजरा है, जौ है, जई है, ये सब ग्रेनेसी कुल में आता है। और लहसुन, प्याज लिनिएसी में आता है, एक बीजपत्री है। सुपारी, तार, नारियल, खजूर एक बीजपत्री है। गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बजरा, जौ, जई किसमें आता है? एक बीजपत्री में। फिर से एक बार बोल देते हैं, गेहूं है, मक्का है, बांस है,
गन्ना है, चावल है, ज्वार है, बजरा है, जौ है और जई है। एक बीजपत्री। अगर पूछेगा कि इसका कुल क्या है तो ग्रेमिनेसी। अब अगला है कि सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, पाल्मी। और पूछेगा कि कितने बीजपत्री है तो एक बीजपत्री। अब उसके बाद आता है लहसुन और प्याज, कितने बीजपत्री हैं तो एक बीजपत्री। अगर पूछेगा कि किस कुल के हैं तो लिलिएसी। अब आगे चलते हैं। द्विबीजपत्री तो आपको मालूम होगा, उसका बीज जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। अगर उसको हम लोग ऐसे मसलेंगे तो उसको हम लोग द्विबीजपत्री कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि मूली, शलजम, सरसों, ये तो द्विबीजपत्री है। मूली, शलजम, सरसों द्विबीजपत्री है। लेकिन बताइए कि किस कुल में आता है। क्रूसीफेरा में आएगा। क्रूसीफेरी में आता है। मूली, शलजम, सरसों द्विबीजपत्री और कुल पूछेगा तो क्रूसीफेरी। अगला है कपास, भिंडी, गुड़हल। कपास, भिंडी, गुड़हल किस कुल में आता है? मालवेसी। कपास, भिंडी, गुड़हल मालवेसी। अगर पूछेगा कि कितना बीजपत्री है तो द्विबीजपत्री। अगला है बबूल है, छुई मुई है, कत्था है, गुलमोहर है, अशोक है, कचनार है, इमली है और जितना भी दाल है लेगुमिनोसी में आता है। लेगुमिनोसी में आता है। कौन कौन सा है? बबूल है, छुई मुई है, कत्था है, गुलमोहर है, अशोक है, कचनार है, इमली है और जितना भी दाल है सब लेगुमिनोसी में आता है। लेकिन पूछेगा कि कितना बीजपत्री है तो द्विबीजपत्री। अगला है सूरजमुखी है, भृंगराज है, गेंदा है, कुसुम है, सलाद है और डहेलिया है। ये किस कुल में आता है? तो कंपोजिट में आता है। कंपोजिट में कौन कौन सा आता है? तो सूरजमुखी है, भृंगराज है, जरा बचपन में हम लोग स्लेट खूब मिटाए हैं। हाँ, वही भृंगराज। ओकरा से जड़ी भी बनता है बहुत, मतलब दवाई बनता है। गेंदा मालूम है, कुसुम मालूम है, सलाद और डहेलिया ये सब आता है कंपोजिट में। लेकिन पूछेगा कितना बीजपत्री है तो द्विबीजपत्री है। अब आता है नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल। ये किस में आता है? किस कुल में आता है? ये गोल का है तो इसमें है रूटेसी। जितना गोल रहेगा वो लगभग रूटेसी में आएगा। जैसे कि नींबू है, चकोतारा है, संतरा है, मौसमी है और बेल है। गोल रहेगा रूटेसी है। और पूछेगा कि किस बीजपत्री में आता है तो द्विबीजपत्री। इसका बीज को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 2 बीज इसमें से मतलब निकलेगा, 2 बीज हो जाएगा टूट के। आगे बताइए कि तरबूज है, खरबूजा है, टिड्डा है, कद्दू है, लौकी है, खीरा है, ककड़ी है, परवल है, चिंडा है, करेला है। ये किस में आता है? कुकुरबिटेसी। जितना मतलब लतड़ वाला है, जिसमें लतड़ होता है वो सब आता है कुकुरबिटेसी। लगभग लतड़ वाला आ जाता है कुकुरबिटेसी में। तो कुकुरबिटेसी में फिर एक बार बोल देते हैं। तरबूज आता है लतड़ वाला है, खरबूजा आता है लतड़ वाला है, टिड्डा आता है लतड़ वाला है, कद्दू लतड़ वाला है, लौकी है, खीरा है, ककड़ी है, परवल है, चिचिंडा है, करेला है। सब क्या है? कुकुरबिटेसी में आता है। लतर वाला जितना आएगा कुकुरबिटेसी में आएगा। और बीजपत्री पूछेगा तो द्विबीजपत्री। अब अगला आता है कि आलू है, मिर्च है, बैगन है, मकोया है, धतूरा है, बलाडोना है, टमाटर है। तो जितना मतलब झाड़ी वाला छोटा झाड़ी में रहेगा वो सब आता है सोलोनेसी में। छोटा झाड़ी वाला जो पौधा जिसका रहेगा वो आएगा सोलोनेसी। आलू का भी झाड़ी छोटा सा होता है, मिर्च का भी छोटा होता है, बैगन का भी छोटे होता है, मकोया, धतूरा, बेलेडोना, टमाटर ये सब आता है सोलोनेसी। अब आता है स्ट्रॉबेरी है, सेब है, बादाम है, नाशपाती है। ये आता है रोजेसी। हाँ, स्ट्रॉबेरी है, सेब है, बादाम है, नाशपाती है, ये सब आ जाता है रोजेसी। तो चलिए एगो क्वेश्चन हम पूछते हैं। तो आपको बताना है कि संतरा जो है किस कुल में आता है? संतरा आपको आएगा द्विबीजपत्री होगा।
तो कुकुरबिटेसी है का? संतरा भाई गोल होता है, रुटेसी। रुटेसी हाँ। बेल जितना होता है, लतर वाला होगा वो कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी। जैसे मैं ककड़ी पूछ देगा तो कुकुरबिटेसी, लेकिन चिचिंडा पूछेगा कुकुरबिटेसी, परवल पूछेगा कुकुरबिटेसी। अब बताइए कि भृंगराज बताइए किस में आता है? भिंगराज तो ऊपर में है, आपको कंपोजिट में आता है। कंपोजिट ही मिला जुला कर है। अब जो दलहन जितना आता है किस में आता है? लुमिनेसी में है। लुमिनेसी में आता है। और सोलेनेसी में आलू मिर्चा ये सब आएगा। सोलेनेसी में आता है। आलू मिर्चा सोलेनेसी में आलू मिर्चा जो भी झाड़ी वाला है वो सोलेनेसी में आता है। छोटा छोटा झाड़ी वाला सोलेनेसी है। मिर्च है, बैगन है, मकोई है, धतूरा है, बेलेडोना है, टमाटर है। अब पूछेगा ये सब तो द्विबीजपत्री आपको बताना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आकारिका जो होता है यानी मॉर्फोलॉजी हम लोग किसको कहते हैं? मॉर्फोलॉजी तो मोटा मोटी पौधे के जितने भी अंग है उसके अध्ययन को हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं, आकारिका। अब आपको बताना है कि जड़ जो बनता है किससे मतलब विकसित होकर बनता है? मूलांकुर से। मूलांकुर से। अब आपको बताना है कि जड़ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के। कौन कौन सा होता है? मूसल जड़ और अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़। अब आपको बताने कि मूली जो होता है किस जड़ से रूपांतरित होकर बनता है? मूलांकुर से। तर्कु रूपी। तर्कु रूपी हाँ। सलजम बताइए। हो जाएगा आपको कुंभी रूपी। हाँ कुंभी रूपी। चुकुंदर बताइए। ओ शंकु रूपी। गाजर शंकु रूपी, यही होगा तर्कु रूपी। सलजम। सलजम और चुकुंदर दोनों होता है कुंभी रूपी। कुंभी रूपी। तर्कु रूपी में होता है मूली और शंकु आकार का होता है गाजर। जड़ जो होता है सदैव प्रकाश से दूर वृद्धि करता है। अब आपको बताना है कि तना वाला में आलू बताइए किससे रूपांतरित होकर बनता है? कंद से। कंद से, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्यूबर कहते हैं। अब बंडा बताइए किससे रूपांतरित होकर बनता है? बंडा आपको होगा धनकंद से, धनकंद, जिसको हम लोग कॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में। केसर बताइए किससे रूपांतरित होकर बनेगा? सलकंद है का? धनकंद से। धनकंद। प्याज बताइए किससे होगा? धनकंद है। प्याज होगा बल्ब यानी शल्यकंद। बल्ब। हल्दी बताइए। हल्दी तो हल्दी अदरक आपको होगा राइजोम से होता है, जिसको हम लोग प्रकंद कहते हैं। तो बार बार क्वेश्चन पूछता है हल्दी किसका रूपांतरण है? प्रकंद का। अगर प्रकंद नहीं दिया है तो ताना जरूर देगा, तो ताना मारिएगा। प्याज बोलता है तो सलकंद दिया है तो सलकंद मारिए, नहीं तो ताना दिया है तो ताना मारिए। पाटा केसर पूछता है, मतलब आलू पूछता है कि किसका रूपांतरण है? तो ताना का रूपांतरण है। अगर ताना नहीं दिया है तो कंद जरूर देगा, तो कंद मारना है। अब देखते हैं पत्ती के बारे में। तो पत्ती के बारे में तो ये हरे रंग का होता है। तो पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना। हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करना, भोजन बनाना। अब आपको बताना है कि पुष्प जो होता है उसमें मतलब मुख्यतः कौन कौन सा भाग होता है? पुमांग और जयांग। बाह्य दल पुंज होता है, दल पुंज होता है, पुमांग होता है, जयांग होता है। तो आपको बताना है कि पुष्प में जो नर जननांग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नर। उसको पुमांग कहते हैं। पुमांग कहते हैं, यानी पुरुष वाला पुष्प में जो पुरुष वाला भाग होता है उसको पुमांग, और जो महिला वाला भाग होता है यानी जयांग, जननांग होता है उसको जयांग बोलते हैं। अब आपको बताना है कि पुमांग जो होता है एक या एक से अधिक पुंकेसर से होता है। आपको बताना है कि परागकण जो होता है कहाँ पाया जाता है? परागकण जो होता है जिसको मतलब वर्तिका में, पुंकेसर में पाया जाता है। उसी का वर्तिका कहते हैं। वर्तिका दूसरा होता है। जयांग, जयांग में बताइए क्या पाया जाता है? जयांग में मतलब परागकण, परागकण किसमें पाया जाता है? तो पुरुष वाले भाग में पाया जाता है। लेकिन अब पूछेगा कि जयांग में स्त्री वाला भाग है तो इसमें क्या? इसमें अंडाशय या अंडप पाया जाता है। आपको बताना है कि अंडप जो है कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। तो इसमें बत्तिकाग्र होता है। हाँ, इसमें जयांग का 3 गो भाग होता है। अंडाशय होता है, वर्तिका होता है और
वर्तिकाग्र होता है। अब आपको बताने की परागन तो हम बता देते हैं परागन क्या होता है। तो पराग कोश से निकालकर अंडक के वर्तिकाग्र पर पराग कण को पहुंचाने की क्रिया को हम लोग परागन कहते हैं। पराग कोश से क्या करेगा, परागन निकालेगा, उसके बाद अंडक के वर्तिकाग्र पर परागन को छोड़ देगा, जिसको हम लोग परागन कहते हैं। अब परागन कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? एगो स्वपरागन होता है, एगो परपरागन होता है। जिसमें स्वपरागन हवा द्वारा, और परपरागन मतलब कृत्रिम रूप से। अब निषेचन क्या होता है? तो जो बीजांड होता है, निषेचन क्या होता है? तो बीजांड होता है वह प्रवेश करके बिंजडकाय को भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुंचती है, उसको हम लोग निषेचन कहते हैं। निषेचन क्या होता है? तो प्रागनली बीजांड में प्रवेश करके बिंजडकाय को भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुंच जाती है, उसको हम लोग निषेचन कहते हैं। और वहां क्या करता है? भ्रूण कोश तक पहुंचता है और वहां क्या करता है? पराग कणों को छोड़ देता है। अब आपको बताना है कि त्रिक संलयन जो होता है, निषेचन त्रिक संलयन किस पौधे में होता है? तो आवृत बीजी में पूछेगा कि आवृत बीजी में निषेचन कैसा होता है, तो त्रिक संलयन। और बाकी अन्य पौधों में निषेचन कैसा होता है? तो द्विसंलयन। अनिषेचन क्या होता है? अनिषेचन फलन, या जिसको हम लोग पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें निषेचन नहीं रहता है, इसमें निषेचन नहीं होता है। बिना निषेचन के अगर फल बनता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि बिना निषेचन का फल बनता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो अनिषेचक फलन या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ये बताइए कि अनिषेचक फल या पार्थेनोकार्पी विधि से जो मतलब फल बना है, उसमें मतलब बीज रहता है कि नहीं रहता है? अनिषेचन में नहीं रहता, उसमें बीज नहीं रहता है। अब आपको बताना है कि अनिषेचक फल में कौन कौन सा पौधा आता है। तो इसमें आता है केला आता है, पपीता आता है, नारंगी आता है, अंगूर आता है और अनानास आता है। तो बार बार क्वेश्चन पूछता है कि पपीता में जो है निषेचन कैसे होता है, तो आदमी यही कंफ्यूज कर जाता है, तुरंत मार देता है, लेकिन इसमें निषेचन नहीं होता है, बिना निषेचन के फल बनता है। केला में भी बिना निषेचन का फल बनता है, नारंगी में भी बिना निषेचन का फल बनता है, अंगूर भी बिना निषेचन के बनता है, अनानास भी बिना निषेचन का फल बनता है। अब देखते हैं फल का निर्माण किस भाग से होता है। फल का निर्माण बार बार क्वेश्चन पूछता है कि फल जो बनता है किस भाग से बनता है। फल बीज से, अंडाशय से। बीज में तो सब आता है। फल जो बनता है अंडाशय से बनता है। अब जो फल होता है उसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, सरल फल, पुंज फल और संग्रथित फल। तो आपको बताना है कि कटहल जो है किस फल के कैटेगरी में आता है। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कटहल जो है किस फल के कैटेगरी में आता है, तो ऑप्शन दे देता है सरल फल है, पुंज फल है, संग्रथित फल है, या इनमें से हाँ संग्रथित है। सहतूत भी संग्रथित है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। अब आपको बताना है कि रस भरी जो आता है किस फल में आता है। रस भरी आपको पुंज फल के कैटेगरी में आएगा। स्ट्रॉबेरी पूछता है कि किस फल के कैटेगरी में आता है। स्ट्रॉबेरी ये भी पुंज फल में आता है। और अमरूद जो केला होता है उस सरल फल में आता है। अब आपको बताना है कि असत्य फल किसे कहते हैं। सेब बताइए किस कैटेगरी में आता है। सेब ये असत्य फल है। असत्य फल है। कटहल भी क्या है? असत्य फल है। तो जिसका निर्माण अंडाशय के अलावा दूसरे किसी भाग से होगा उसको हम लोग असत्य फल कहेंगे, लेकिन जिसका निर्माण अंडाशय से होता है उसको हम लोग सत्य फल कहते हैं या फल कहते हैं। तो असत्य फल यानी बाह्य दल से हो सकता है, दल पुंज से हो सकता है, या पुष्पासन से हो सकता है, तो उसको हम लोग असत्य फल कहेंगे। जैसे सेब कटहल जो है असत्य फल है, इसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कुछ फल और उनके खाने योग्य भाग, तो हम
आपको फल का नाम बताएंगे, आप उसका बताइएगा कि इसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो सेब का बताइए। सेब का पुष्पासन। पुष्पासन। नाशपाती का बताइए। पुष्पासन। आम का बताइए। मध्य फल भीति। मध्य फल भित्ति कहते हैं। अमरूद का खाने वाला भाग। संपूर्ण फल। हाँ, फल भित्ति या बीजार्सन। बीजार्सन। अंगूर का बताइए कौन सा भाग खाते हैं। बीजार्ड। फल भित्ति या बीजार्सन। हाँ। पपीता का बताइए कौन सा भाग खाते हैं। मध्य फल भीति। मध्य फल भित्ति। नारियल का बताइए कौन सा भाग खाते हैं। भ्रूणपुष्प। टमाटर का बताइए कौन सा फल खाते हैं। फल भीति या बीजार्सन। केला का बताइए। मध्य फल भीति। मध्य फल भित्ति या अंतः भित्ति। गेहूं का बताइए। भ्रूणपुष्प। काजू का अंतःभेद। पुष्प वृंत या बीज पत्र। काजू का एक थोड़ा सा अलग है, पुष्प या बीज पत्र। लीची का बताइए। एरिल खाते हैं। चना का बीज पत्र या भ्रूण। मूंगफली का बीज पत्र या भ्रूण। सहतूत का रसीले परिदल पुंज। कटहल का परिदल पुंज या बीज। अनानास का परिदल पुंज। नारंगी का जूसी हेयर। नारंगी का जूसी हेयर। अब आपको बताना है कि जो क्लोरोफिल में रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया में कौन सा मतलब उसका भाग लेता है। केंद्रक। स्ट्रोमा। रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया में क्लोरोफिल का स्ट्रोमा भाग लेता है। वही पूछता है कि जो प्रकाश रासायनिक क्रिया होता है उसमें क्लोरोफिल का कौन सा भाग मतलब हिस्सा लेता है। तो ग्रेना। स्ट्रोमा उसमें, इसमें ग्रेना। जिसमें रासायनिक प्रकाशहीन मतलब जिसमें प्रकाश नहीं मिलेगा तो वहां मतलब भोजन बनाने के लिए स्ट्रोमा का प्रयोग करेगा, लेकिन जहां प्रकाश मिलेगा वहां भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल किसका प्रयोग करता है। तो ग्रेना का प्रयोग करता है। अब आपको बताना है कि रासायनिक प्रकाशहीन जो प्रतिक्रिया होती है जिसमें स्ट्रोमा भाग लेता है, तो इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपचयन होकर किसका निर्माण करते हैं। जल का। शर्करा स्टार्च का निर्माण। स्टार्च यानी मंड। अब आपको बताना है कि जाइलम कैसा उत्तक है। अस्थायी उत्तक है। जाइलम जो है जटिल उत्तक है और साथ ही साथ सम्मोहनीय उत्तक है जो खनिज लवण को सम्मोहन करता है और ये यांत्रिक दृढ़ता भी प्रदान करता है। अब आपको बताना है कि पौधों की वायु की गणना के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। बलयों का प्रयोग करते हैं। बलय जो बलय का हम लोग प्रयोग करते हैं, बलय गिन के बनाते हैं, वो किस उत्तक से मतलब मिलकर बना हुआ रहता है। जटिल उत्तक। जाइलम उत्तक से बना हुआ। तो अगर मान लीजिए वार्षिक बलय दिया है, मान लीजिए गिन कर हम पता कर रहे हैं, लेकिन अगर बलय नहीं दिया है, अगर जाइलम उत्तक दिया है तो हम लोग जाइलम उत्तक भी मार सकते हैं, तो आंसर सही हो जाएगा। अब आपको बताना है कि ये पौधे का आयु का निर्धारण करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। पौधे के आयु के निर्धारण के लिए हम लोग जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और वार्षिक बलय गिनकर उसका हम लोग वायु पता करते हैं। अगर वार्षिक बलय नहीं दिया है, अगर जाइलम उत्तक दिया है तो जाइलम आंसर सही हो जाएगा। अब आपको बताना है कि फ्लोएम उत्तक जो होता है किस तरह के उत्तक का उदाहरण है। जटिल उत्तक का उदाहरण है। जाइलम भी जटिल उत्तक है और फ्लोएम भी जटिल उत्तक है, और दोनों क्या है, सम्मोहनीय उत्तक है। अब फ्लोएम का काम क्या होता है, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पूरा अन्य भागों में पहुंचाता है। अब आपको बताना है कि सरल उत्तक में कौन कौन सा आता है। सरल उत्तक में जैसे में जटिल उत्तक में तो जाइलम और फ्लोएम आ गया, लेकिन सरल उत्तक में कौन कौन सा आएगा। इसमें कौन आएगा। पेनेरेकाइमा आता है, क्लेनेकाइमा आता है, रुक्लेरेकाइमा आता है। तो आपको बताना है कि पेनेरेकाइमा जो होता है मतलब मृत उत्तक होता है या जीवित उत्तक होता है। जीवित उत्तक होता है। क्लेनेकाइमा बताइए कैसा। जीवित उत्तक होता है। काइमा ये मृत उत्तक होता है। अब आपको बताना है कि पेनेरेकाइमा का आकार कैसा होता है। गोलाकार होता है, और क्लेनेकाइमा का आकार होता है अंडाकार या बहुभुजाकार होता है।
अब आपको बताना है कि जो क्लेरेकाइमा होता है उसमें क्या अनुपस्थित रहता है। अंतरकोशीय स्थान अनुपस्थित रहता है। अब आपको बताना है कि विभज्योति ऊतक जो होता है पौधे के किस भाग में पाया जाता है। जड़ में विभज्योति ऊतक जो होता है जिसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, वह उसके मतलब जहाँ विभाज्य करना है यानी पौधे के लास्ट भाग में पाया जाता है। अब आपको बताना है कि शीर्ष विभज्योति ऊतक कहाँ पाया जाता है। तना के शीर्ष पर। हाँ, यह ऊतक जड़ों अथवा तनों के शीर्ष पर पाया जाता है। आपको बताना है कि शीर्ष विभज्योतक जो होता है जिसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेम्स कहते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है। ये क्या करता है, लंबाई करता है, पौधे का लंबाई को बढ़ाता है। और पार्श्व विभज्योत जिसको हम लोग लेटरल मेरिस्टेम्स कहते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है। पार्श्व विभज्योतक जो होता है वो उसका मोटाई बढ़ाता है, मतलब पार्श्व में रहता है साइड से और उसका मोटाई बढ़ाता है। अंतर्वेशी जो उत्तक विभज्योतक जो होता है जिसको हम लोग इंटरकालरली मेरिस्टेम्स कहते हैं, ये बताइए किस में पाया जाता है, किस तरह के पौधा में। ये घास में पाया जाता है। पूछता है कि घास में कौन सा मतलब विभज्योतक पाया जाता है, तो अंतर्वेशी विभज्योतक पाया जाता है। अंतर्वेशी विभज्योतक उसमें पाया जाता है जिसको अक्सर जानवर चर जाते हैं, ऊपर से मान लीजिए खा गए तो ये क्या करता है, फिर से उसमें मतलब आगे बढ़ने लगता है। चलिए आज तो खत्म हो गया, कल से हम लोग पढ़ेंगे पादप हार्मोन। अच्छा, और एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, चलिए आगे शुरू करते हैं। अभी क्लोरोफिल के केंद्र में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल प्रकाश से कौन कौन से रंग ग्रहण करता है। लाल, नीला और बैंगनी करता है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण का दर सबसे अधिक किस रंग में होता है और सबसे कम किस में होता है, बैंगनी प्रकाश में। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन उसके अंदर उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया होती है। आपको बताना है कि जल का जो उपचयन होता है यानी जल का जो ऑक्सीडेशन होता है वह कहाँ से आता है। जल का ऑक्सीजन के बनने से जल का उपचयन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यानी रिडक्शन जो होता है ग्लूकोज के निर्माण में होता है। जल का अपचयन यानी ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के बनने में, मतलब जल क्या होता है, ऑक्सीजन बन जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसके निर्माण में चला जाता है, तो ग्लूकोज के निर्माण में चला जाता है। तो बार बार पूछता है कि ग्लूकोज अपचयित होकर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर क्या बनेगा, तो ग्लूकोज। और जल अपचयन होकर क्या बनेगा, तो ऑक्सीजन। अब आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। अब आपको बताना है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। आपको बताना है कि स्थलीय पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, जल से। स्थलीय पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश वातावरण से हम लोग छोड़ते हैं, वो लेता है। जबकि जो जलीय पौधे हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, जलीय पौधा। जलीय पौधा वो भी तो वातावरण से, वो जल में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहते हैं वहां से लेता है। स्थलीय जो पौधा है वातावरण से लेता है, लेकिन जलीय जो पौधा है वो जल में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं उससे लेता है, उसी को ले लेता है। बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जल मिलता है उसको वो मतलब कहाँ से लेता है, वातावरण से लेता है, जड़ से लेता है, जड़ से लेता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो जल होता है पौधे जड़ के द्वारा अवशोषित करते हैं।
यही प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो बाहर ऑक्सीजन निकलता है, यही जो जड़ से जल लिया है उसी का अपघटन से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। अब आपको बताना है कि क्लोरोफिल जो होता है उसका रंग कैसा होता है? हरा। हरा होता है। क्लोरोफिल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 4 प्रकार के। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। जिसमें इसमें बताना है इन चारों में से कि हरे रंग का कौन कौन सा होता है? हरे रंग का क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। हाँ, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हरे रंग का होता है। लाल पीला होगा कैरोटीन से, जेंथोफिल होगा जो होगा। अब आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? एक होता है प्रकाश रासायनिक क्रिया, जिसको हमको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, जो मतलब प्रकाश के साथ करेगा। एगो करेगा रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया, डार्क केमिकल रिएक्शन, जो मतलब अंधेरा में जहाँ प्रकाश नहीं रहेगा वहाँ करेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग पढ़ेंगे पादप हार्मोन।